मेरा दिल। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल बात करेंगे बागियों का बवाल, जीत हार का सवाल। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर बेहद खुश है और जीत के कॉन्फिडेंस में है। साथ ही रूठों को जल्द ही मनाने की बात भी कह रही है। वहीं सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में बेहद नाराजगी के सुर और अपनी ही पार्टी में भीतरघात देखने को मिल रहा है। बात करें तो इससे पहले वायरल वीडियो में टिकट बंटवारे को लेकर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा चुका है। वहीं अब निकाय चुनाव दोनों बड़ी पार्टियों में पक्ष विपक्ष नहीं, बल्कि पार्टी वर्सेस पार्टी कार्यकर्ताओं की लड़ाई बन गया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर देखिए हमारे इस खास भाजपा में अवधि सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने साफ कर दिया है कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा। वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। ये 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। जहाँ तक बागियों को मनाने का सवाल है, तो ये विषय इसलिए ज्यादा असर कर रहा है कि पिछले 7-8 सालों से जब से बीजेपी कार्यरत है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर वो धरातल पर उतरे। ऐसी स्थिति में जो लोग दिल्ली के भांग छीका फूटने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो वो स्वतः नाराज होना उनका भी स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता से दूर कई सालों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लिए टिकट की बात जोड़ रहे थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के चक्कर में वो रह गए, तो उनका भी बागी होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस को अपना नुकसान दिखाई दे रहा है, अपना बगाव देख रहा है, तो वो मनाने में लगे हैं। कांग्रेस में अब क्या बड़ा नाराज और क्या ही छोटा, सभी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बारी बारी अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि ये स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है
कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतरे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दे। इस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता ही नहीं, डर भी सता रहा है। यही वजह है कि बागियों को बगावत से रोका जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का आज हमारी इस चर्चा में और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। शुरुआत आरपी रतूड़ी साहब के साथ में कर लेंगे। रतूड़ी साहब, बड़ा मुश्किल हो रहा है बागियों को संभाल पाना, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि सत्ता दल बीजेपी के लिए भी। कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? अब तक ये सारी समस्याएं कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन सर आरोप इस बार तो बीजेपी पर भी बहुत सारे लग गए। कई सारे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और जो पार्टी के भीतर चीजें होनी चाहिए थी वो खुलकर ओपन प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले आप सबको, जितने मेरे पैनलिस्ट साथी हैं बैठे हुए हैं, और आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलेगा नाराज भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम कोई ऐसा आरोप तो नहीं है कि पैसे के बलबूते पर, कोई ऐसा वीडियो तो नहीं है कि पैसे के नाम पर जो है टिकट बांटे जा रहे हों। पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति स्वयं कह रहे हैं कि अनदेखी की गई। निश्चित, क्योंकि ये कुछ कांग्रेस का कल्चर बन गया कि मेरे परिवार के अलावा, मेरे रिश्तेदारों के अलावा और मेरे भाई बंधुओं के अलावा किसी और को न मिले तो जो समर्पित कार्यकर्ता होगा, जिसकी अनदेखी करेंगे, वो नाराज होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता बड़ा कोई ऐसा नहीं है जो नाराज हो, कोई भी ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पिथौरागढ़ में विधायक ने विरोध करके एक निर्दलीय खड़ा कर दिया, तो इससे बड़ा और विरोध क्या होता है। तो प्रदेश का जो उपाध्यक्ष संगठन देख रहा है, अध्यक्ष के बाद जिसके पास पूरी जिम्मेदारी हो, वो खुद आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है इस समय। अब देखेंगे कितनी खिचड़ी पक रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विरोध नहीं है कि कोई बड़ा लीडर जा करके कोई छोड़ रहा हो, कोई नाराजगी है। और अभी 2 तारीख तक देख रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा जाहिर किया होगा, पर कोई ऐसा आरोप नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि कहीं पर वीडियो वायरल हो रहा हो कि पैसा दे करके टिकट लिए जा रहे हैं, या विधायक, कोई ऐसा विधायक हो जो सीधा सीधा निर्दलीय प्रत्याशी, अपने अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध खड़ा कर रहा हो। ये अभी भाजपा में कहीं पर नजर नहीं आ रहा। नाराजगी होती है तो मानवीय दृष्टिकोण है, ये मानव की व्यवस्था है, लेकिन हमारा मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। लेकिन कांग्रेस में तो मनभेद हो गया है। नहीं सर, इस बार तो स्थिति कुछ कांग्रेस जैसी ही बदतर है। अगर कांग्रेस में लोग पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी में भी उससे कुछ कम नहीं है सर। ओपन प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। और बीजेपी भी चीजें मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी तो कहती है ना कि ये पार्टी लाइन के भीतर की बात है, बाहर नहीं आनी चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश भी दिए जाते हैं बीजेपी में, लेकिन जब फिर भी खुलकर चीजें आ रही हैं, निर्दलीय, कहीं मुश्किलें ना बढ़ा दें इस बार बीजेपी की। नहीं गरिमा जी, ऐसा कोई
आरोप अगर आपके सामने हो तो मेरे सामने तो कोई ऐसा आरोप नहीं है कि पैसा लेकर के जिस तरह से वायरल वीडियो कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का कहीं पर दिखाई नहीं देगा। बोलने के लिए तो जो विरोधी होगा बोलेगा, लेकिन बीजेपी पे ऐसा कोई आरोप नहीं है कि टिकट पैसे से दे करके या भाई भतीजे बात से दे करके टिकट दिए हों। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी में तो हदें पार हो गई, पैसे लेकर टिकट देने का आरोप कैसे मैनेज करेंगे? पहले ही स्थितियां ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के, नतीजों के लिहाज से देखें तो भी हम कह सकते हैं कि फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हर एक चुनाव में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, कम से कम पार्टी मजबूत रहे। अभी तो यही लड़ाई लड़ी जा रही है, जब पार्टी ही मजबूत नहीं है तो पार्टी का वोटर मजबूत कैसे होगा? कैसे ये विश्वास होगा कि पार्टी को लोग वोट करें? गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमारे पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। अगर कोई ऐसा पैसे देने का कोई विजुअल इनके सामने तो उसे प्रस्तुत करें। सर, आपकी पार्टी के बड़े नेता अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं तो फिर कैसे बात चलेगी? वो गुस्से में रोष में कुछ बातें कहता है, वो बातें सब जगह कही जाती है, इनके यहाँ भी कही जाती है। और इन्होंने हम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। मैं तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि हमारे नेताओं पर किसी पर यौन शोषण के आरोप नहीं है, जैसे इनके 3 मंडल अध्यक्षों पर पिछले दिनों यौन शोषण के आरोप लगे। इनके एक प्रदेश महामंत्री पर तो ऑनरेबल कोर्ट में भी मुकदमा चला। कम से कम हमारे नेताओं पर उस तरह के आरोप नहीं है। रही निकाय चुनाव की टिकटों की बात, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जिन्होंने लंबे समय से मेहनत की होती है। एक एक सीट पर 5-5, 10-10 कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस पार्टी में एक लंबी फहरिस्त थी टिकट लेने वालों की। पार्टी ने एक स्क्रूटनी की है, पार्टी ने एक सर्वे किया है, पार्टी आला कमान ने उनके जिलों की जो हमारी टीम है, जिला कांग्रेस कमेटी, वहां शहर कांग्रेस कमेटियां हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, और पूरे संगठन ने एक सर्वे के बाद एक नाम पर तय किया। आपने देखा देहरादून का जो मेयर का टिकट है, कितने शानदार प्रत्याशी को हमने टिकट दिया है, जिनका एक राज्य आंदोलन के जो एक स्तंभ लीडर रहे हैं और डीएवी के अध्यक्ष रहे हैं। पूरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल सहित पूरे देहरादून में उनके टिकट मिलने से बहुत खुशी है, वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमने हर सीट पर किया है। कहीं कहीं नाराजगी है, कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है, उनके मान मनोबल का दौर चल रहा है। हम उनसे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से निवेदन भी कर रहे हैं कि अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े होइए। कल का अंतिम दिन है नाम वापसी का। जिन जिन लोगों ने नाम अपने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ किया, हमारा उनसे विनम्र आग्रह है, वो हमारे परिवार के साथी हैं। हम उनसे, हमारे जिले के नेता उनसे संपर्क में भी हैं, प्रदेश नेतृत्व भी संपर्क में है, लगातार बात हो रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम उनको मना लेंगे। और बहुत सारी सीटें हैं जिन्हें हम जीतने जा रहे हैं। कई सीटों पर तो आपने देखा होगा कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे, तो आपने देखा ना, मैं उदाहरण दूं कर्णप्रयाग का या राजकुमार ठुकराल जी का, उससे पहले मुन्ना सिंह जी का क्या बयान आया था, दिलीप रावत जी का क्या बयान आया था, प्रेमचंद अग्रवाल जी का क्या बयान आया था। तो अगर इन सब बातों पर मैं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है, इनका चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। और अब तो चुनाव का दौर है, बमुश्किल से तो ये साल भर बाद चुनाव करवाने के लिए उतरे हैं, और उसमें भी लोगों की नाराजगी, व्यापारियों की नाराजगी, 3 तरह की जीएसटी जो इन्होंने थोपी है, और जो बचे हैं उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की है। और अब जो नेता इनके खिलाफ नामांकन किया है, उनको ये जेसीबी खड़ी करने की धमकी दे रहे हैं। इनके पास तो ईडी और सीबीआई है, हमारे पास विनम्रता है। हमारे अपने साथियों को मनाने के लिए हमारे पास केवल एक प्यार और स्नेह मोहब्बत की जो हमारी दुकान है, उसी के आधार पर हम उन्हें समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को हम पे आरोप लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनकी, वो तो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो जब उनकी इतनी लोकप्रिय सरकार है तो ऐसा सिर्फ डबल क्यों उनके यहाँ हो रहा है? अच्छा, ओवर टू करीबन। ठीक है, चलिए। लेकिन सर बात ये है ना कि उनके यहाँ पर जब दिक्कतें हैं तो आप कह रहे हैं कि कम से कम हम ये शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ के लोगों पर यौन शोषण के आरोप नहीं लग रहा है। सर, यौन शोषण का आरोप भी आरोप है और वो भी अपराध है, और पैसे लेकर टिकट देना भी अपराध है। हाँ, थोड़ा सा अपराध का भी एक होता है ना कि वो चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकट लेकर पैसे लेकर टिकट देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो उसे वैसे कैटेगराइज मत करिए।
वो ठीक नहीं है। चलिए मैं आपके कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं आपने गरिमा कहा जी ना ये कि कह मैं रहा तो हूं कि शुक्रगुजार अगर हूं कि इनके मेरी पास पार्टी के नेताओं कैश पर का यौन कोई शोषण वीडियो के तो आरोप बताइए नहीं ना। है, हम तो कोई बड़ा आरोप आरोप वो भी है, संगीन है मैं- और मैं आरोप आपको ये भी है। मैं भ्रष्टाचार इसको भी जवाब उतना ही देना गलत है जितना यौन शोषण और जेल करना। गए थे। मैं यौन इसका शोषण जितना जवाब देना गलत है, चाहता हूं। भ्रष्टाचार करना भी उतना ही गलत है। तो ये नहीं माफी हो सकती कि देखो यौन शोषण गरिमा बड़ा गरिमा आरोप है। जी, मैं इसका जवाब सर अभी थोड़ी इनका पहले और मेहमानों को जोड़ लेते हैं आरपी साहब, उसके बाद में नहीं, आएंगे। इनको अभी चाहिए विजुअल तो मैं अभी दे सकता हूँ। नहीं ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। आप प्लीज नोट करिए ताकि और मेहमान हैं उनको भी जोड़ते चले, अरे उनकी भी भाई, प्रतिक्रिया जरूरी है। ठीक है, हो गया, शांत हो जाइए आप। अभी तो उत्तराखंड का अब शांत हो जाइए सर, शांति प्रसाद उत्तराखंड जी और आरपी साहब प्लीज शांत हो जाइए। एक एक करके बाकी मेहमान भी चर्चा करने के लिए ही आए हैं, तो उनको भी सुन लीजिए। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, वो कह रहे हैं वो खराब, वो कह रहे हैं वो खराब, लेकिन स्थितियां दोनों के लिए इस बार जस की तस हो गई। कांग्रेस पार्टी हमेशा जूझती थी, इस बार बीजेपी की चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर निकलकर आ रही हैं। अब कोई कह रहा है कि हमारा वाला आरोप तो छोटा है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा वाला तो छोटा है। ये इससे कैसे काम चलेगा? शिकायतें तो सब जगह है ना। और रही बात, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी ने पहली बार झगड़ा किया है, बहुत से प्रतिनिधि होते हैं जो टिकट की लालसा रखते हैं, लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं पैसे लेने वाली, ये सारे बहुत बड़े आरोप हैं। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आप जो पैनल में बैठे हुए हैं मेरे से सीनियर जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका न्यू वर्ष की शुभकामनाएं आपको देता हूं। और तदुपरांत मैं उत्तराखंड की जनता को एक मैसेज देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि साल का पहला दिन 2025 का, और उसके बाद ये पहला महीना है जब आपके हाथ में कि आप देश जो हमारे उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों को और जो हमारे उत्तराखंड विरोधियों को इनको हटा सकें। अब मैं बात आता हूं, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जब भी डिबेट होता है देखने में आता है ये आरोप उनको लगाते हैं, वो आरोप उनको लगाते हैं, और हम दर्शक हैं, हम देख रहे हैं आरोप दोनों तरफ घने हैं। अगर यहाँ पर हम बाकी आरोप न लें, सिर्फ चुनाव से बागियों की बात करें तो जितनी लंबी लिस्ट कांग्रेस में है उतनी लंबी लिस्ट बीजेपी में है। बीजेपी अपने को ये नहीं बोल सकती कि हमारे यहाँ ये नहीं है। हाँ, वो अपने आप ही सब आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि ये मनाने के दौर में चल रहे हैं। ये बात यहाँ पर अहम बात रखती है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसको मनाने के लिए एक कैबिनेट मंत्री या एक राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री मनाने के लिए आएगा, जबकि कांग्रेस में पूर्व होगा, वो वर्तमान नहीं होगा, या कोई छोटा मोटा नेता जाएगा जो मनाने जाएगा। और दूसरी बात जो हमारे रतुड़ी जी ने बोला है कि हमारे किसी बड़ा नेता ने नहीं बोला, मतलब उनकी नजर में एक कार्यकर्ता कीड़े मकोड़े की तरह होता है, बहुत छोटे आदमी ने बोला है, उसकी वो कोई अहमियत नहीं रखते हैं। तो चलो जो करता है हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी बात करते हैं। हमारे उत्तराखंड में अगर इन दोनों पार्टियों ने अगर फिर से सत्ता पाने की कोशिश करना है तो मेरा इनसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप को न करके, बल्कि उत्तराखंड में जहां जहां पर भी आप अपने दावे कर रहे हैं वहां पर कार्य की लिस्ट लेकर आओ कि आप क्या कर चुके हैं अभी तक और अब आगे क्या करने वाले हैं। ऐसा आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई विजन नहीं है। अगर होता तो आप आरोपों वालों में न चलते, बल्कि ये होकर के आते कि अब तक जो हुआ वो ऐसा था, अब जो होगा ये अब हम ऐसा करेंगे। एक बात तो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया कि जिन पे आरोप थे, आरोपों के चलते उन्होंने माननीय गामा जी को साइड कर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने माना कि गामा जी भी वास्तव में जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और कई लोग जो उनके तकिए में बैठे हुए हैं, उनको कब निकालेंगे, ये तो निकालेंगे नहीं, कब हटाएंगे? निकालना तो क्या है, उन्होंने वो तो छांट गांठ चंदा के धंधा वाले लोग हैं, तो वो तो करते रहेंगे। पर मेरा कहने का मतलब है गरिमा जी कि उत्तराखंड में आपने जो भ्रमात्मक स्थिति पैदा की हुई है, कृपया इसको कम करने की कोशिश करो, इसको हटाने की कोशिश करो। और इस पर जो विकास का आप झूठा नारा बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका साथ बोलते हैं, इस पर काम करने की कोशिश करो। आप तो जब भी चुनाव आते हैं तभी ध्रुवीकरण, तभी सनातन, तभी आपको हिंदू धर्म याद आता है, बाकी टाइम पर आपको याद नहीं आता। तो ये इस प्रकार का जातिवाद और धर्मवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, इसको आप दूसरे के सर पर बढ़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लेकर इसको मिटाने की कोशिश करो। अब हम अगर देहरादून में बैठे, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में कम से कम 64,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आप लोगों का जो वो चल रहा है भ्रष्टाचार, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। बीजेपी की एक लंबी फजीयत है जो लिखते हैं कि 18 साल
संगठन की सेवा करने का बाद मुझे ये मिला वो मिला, तो ये झगड़ा नहीं है तो क्या है। तो गरिमा जी, विषय तो ये होना चाहिए, इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि आपके प्रत्याशी इस नए साल में, इस नए सत्र के जो इकाई हमारी जो निकाय चुनाव को हम छोटी सरकार बोलते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या काम करने वाले हैं, वो तो गरिमा। साथ में रतन मणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके साथ में भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भाग्यों को मनाने की। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रतन मणि डोभाल जी का रुख कर लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका और नए साल की बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले रतन मणि जी, देखिए बागियों का जो बवाल है वो जारी है और हर कोई जीत के दावे भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है और इस बार तो सरकार स्थानीय चुनी जाएगी, तो कम से कम जनता स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान देने वाली है। लेकिन बड़ी बात ये कि वो कांग्रेस जो इतने वक्त से लगातार देर से चुनाव कराने के आरोप लगा रही थी, अब उसी कांग्रेस पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी इतनी खुलकर निकलकर सामने आ रही है। वही हाल बीजेपी का भी है और आरोप भी दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं और जीत के दावे भी खुद के कर रहे हैं। लेकिन मजबूत कौन नजर आ रहा है आपके हिसाब से? देखिए गरिमा जी, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि ये जो एक महीना पहले से प्रक्रियाएं चल रही थी, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी करते रहे होंगे, लेकिन ये तो एक महीने पहले से तैयारियां कर रहे थे। पर्यवेक्षण प्रभारी नियुक्त हो रहे थे, पर्यवेक्षक नियुक्त हो रहे थे, रायशुमारियां हो रही थी और सब कुछ होने के बाद फिर ये सिला क्यों हो रहा है? और वो एक जगह नहीं हो रहा है, वो दोनों जगह हो रहा है, दोनों मेजर पार्टी है। तो ये इसका क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी मैं सुन रहा था रतोड़ी जी को, बीजेपी के प्रवक्ता को, अगर उनको पैसों वाली कोई बात चाहिए तो मैं उनको भेज दूंगा, मेरे पास है वो। और उनके जो कार्यकर्ता वो खुल के ये कह रहे हैं कि हमसे इतना पैसा जमा कराया गया था और अब टिकट किसी और को दे दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आप बिल्कुल गंगा जल से धुले हुए हैं और ये बिल्कुल मैले से ही धुले हुए हैं कांग्रेस वाले। दोनों जगह एक जैसी स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। और इसी उसमें इनके भी, हमारे यहाँ तो ये है कि उनका जो अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेके टिकट भेज दिया। और यहाँ आपके यहाँ बीजेपी में है कि वो कह रहे हैं कि विधायक ने हमसे इतना पैसा जमा करवा लिया, और वो तो कह रहा है कि भाई मैंने भी चेक से दिया, घरवाली का भी एक चेक दिया, वो दिया, और ये कहा कि आपका ही टिकट होगा और हमें टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो ये उस बात को अगर दोनों दल नहीं छेड़े तो वही उनके हित में, जितने आप खोदेंगे उतना ही कीचड़ उसमें निकलने वाला है, कोई वो नहीं। अब इससे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, आपके अंदर से ये सारी चीजें आई। आपके विधायक और आपके मंत्री ये कहते रहे, अरविंद पांडे कहाँ हैं, वो किसके मंत्री रहे? वो आपके मंत्री है, आज आपके विधायक है। मुन्ना सिंह चौहान क्या करते रहे, प्रेमचंद अग्रवाल क्या कहते रहे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई अनहोनी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में ये चीजें चलती है राजनीति में। लेकिन एक बार जब हो जाता है तो उसके बाद ये हो कि पार्टी का फैसला हो गया। अभी जो गिरावट आ रही है, कम से कम हमारे जो उत्तराखंड में वो कल चल रही था, जो अभी जो लोग ले आए हैं कि एक बार लोग जब तक टिकट नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा, लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के वो रहते हैं। और अब क्या हुआ, अब टिकट किनको मिल रहा है? जो चापलूस है, जो विधायक के साथ चापलूसी करता है, वो उसको टिकट मिल रहा है। वो पार्टी को उसने कितना खेया है, कितना शर्म किया है पार्टी में, कितने उसने काम किया है, उसका मूल्य नहीं है। वो चापलूस कितना बड़ी है उसका मूल्य है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो कांग्रेस के लोगों, दोनों के लगभग वो कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन यही स्थिति आ रही है।
लोगों ने तैयारी कर रहे। आप जब शुरू कर दे, हाँ तू भी तैयारी कर ले, वो भी तैयारी कर ले, और वो सब लोग लगे, वो उनका परिवार भी लगा हुआ है, और बाद में वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं जो जीते हुए। ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसमें कहीं ना कहीं ह्रास है। अब लास्ट में जब आप फाइनल करने लगते हैं, जो उस कार्यकर्ता को आपने लगा रखा है वार्ड में, उससे पूछते हैं कि कितना खर्च कर लेगा, तो भाई वो तो पैदल है, मैं तो खर्च नहीं कर सकता, मैं तो लोगों की सेवा करी है, बिजली पानी के लिए लोगों को लड़ता रहा है, शिविर के लिए लड़ता रहा है, टैक्स के लिए लड़ता रहा हूं, मैं तो इसके दम पर चुनाव लड़ूंगा। तो वो कह रहे हैं तुम तो नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो पैसे का ये जो आ गया बीच में, ये इसने सबसे ज्यादा वो जो कर्मठ काट करता है, जो पिटता भी है, विपक्ष से भी पिटता है, सत्ता से भी पिटता है, और आपस में फिर उसको किनारे कर दिया जाता है। ये मैं ये समझता हूं कि ये जो गिरावट है, कम से कम हमने उत्तराखंड में नहीं देखा है कल्चर वो, लेकिन ये अब आ गया है, पैसा मस्ट हो गया है। वो कार्यकर्ता का कोई मूल्य नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो उतने बढ़िया कार्यकर्ता है। अब क्या है, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमको मुद्दे पे ये बात करनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए थी कि ये लोकतंत्र में ये हमारे नगर निकाय हैं, पंचायत है, यही महत्वपूर्ण, हमारी पहुंच उसी तक है। सरकार बहुत दूर होती है हमसे, और उसमें शहर में वो कैसे काम होगा, क्या योजनाएं आ रही हैं, उसमें कैसे लोगों को आप जाना चाहिए, चयन होना चाहिए, जो जानकार लोग हों, जो डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसी में ये 23 मार्च तक इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे, और जो मुद्दे सवाल हमारे सामने जो खड़े हैं, जो जिसमें सरकार से बात होनी चाहिए, वो गौड़ हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये भी जो चतुर लोग हैं वो ये काम करते हैं कि मुद्दों पर बात ना हो, और ये इसी झगड़े में ये पूरे चुनाव को निपटा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग, अब मथुरा प्रसाद जोशी वो आज का नेता तो नहीं है कांग्रेस के, बहुत बड़े नेता हैं, और आज उनकी क्या स्थिति हो रही है उसमें। तो ये ऐसे ही बीजेपी में भी है। ये नहीं, मैं ये समझता हूं कि इन चर्चाओं में दोनों पार्टियों को इस पर विराम लेना चाहिए, और वो कांग्रेस अगर आती है नगर निकाय में तो उसका क्या एजेंडा क्या है, आप विजन क्या है नगर निकाय में। बहुत सारे पाइपलाइन में सरकार के योजनाएं हैं जो नगर निकाय, उनमें लोगों की भागीदारी क्या होगी, कैसे होगा, लोगों के हित कैसे सधेंगे, वो उस पर जो चर्चा होनी चाहिए ग्रास रूट में, वो नहीं हो रही है। मैं तो दोनों पार्टियों के नेताओं से यही गुजारिश करूंगा कि ये झगड़े आप निपटाइए और इस एजेंडे पे आइए कि हम शहर, आप देहरादून में जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, अरे लोग स्मार्ट होंगे तब स्मार्ट सिटी होगी ना। अब लोग वहां नाले में रह रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या फिर उनकी उजाड़ने की बात हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2022 तक वो सबको पक्का घर देने वाले थे, ये उनकी झोपड़ी भी उजाड़ने की बात हो रही है। तो ये सवालों पर हम कब चर्चा करेंगे। मेरी चिंता ये है, मेरी ये चिंता नहीं है कि किसको मिला किसको नहीं मिला है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दोनों दलों से मेरा ये अनुरोध है कि वो आपस में ही ये तय कर लें कि हम एजेंडे पे बात करेंगे। ठीक है सर, चलिए आपके पास में लौटेंगे। आरपी जतुड़ी साहब के पास में एक बार फिर से चलते हैं। आरपी साहब, अब बात कांग्रेस की हटा दीजिएगा, उस लिहाज से जवाब भी मत दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या स्थिति है। हम सिर्फ बीजेपी की ही अगर अब बात कर लेते हैं, आप एक मजबूत पार्टी हैं, और फिलहाल कम से कम उत्तराखंड में परफॉर्मेंस के आधार पर तो मैं ये कह ही रही हूं कि आप मजबूत खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ मंगलौर छोड़ दे सभी चुनावों में आपकी पार्टी को बराबर अच्छी जीत मिलती आई। लेकिन सर, निकाय को लेकर बहुत सारे सवालों का सामना बीजेपी को करना पड़ा। खुद कांग्रेस ने कितने सारे सवाल उठाए, और कांग्रेस पार्टी नहीं, और भी बाकी के दल थे, चाहे यूकेडी हो या बाकी के जो लोग थे, वो भी ये कह रहे थे कि निकाय में देरी हुई, और कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी ने कभी भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों देरी हो रही है, जबकि विकास प्रभावित हो रहा था। तो वो भी सारे सवाल उठ रहे थे, और अब आपकी अपनी पार्टी के भागी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो नहीं लगता कि कहीं निकाय में बद्रीनाथ और मंगलौर जैसी स्थिति बीजेपी के सामने ना आ जाए? इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई एंगल नहीं है। हाँ, तो उस लिहाज से जवाब मत दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस का तो एंगल होगा ही होगा गरिमा जी, इसका कहाँ। नहीं, मैं बीजेपी का सवाल, आपकी अपनी पार्टी की कुछ अंदरूनी चीजें होती है कि नहीं, सब कांग्रेस से जुड़ा थोड़ी हो जाता। अरे सुनिए, जब ये आरोप लगाएंगे
तो हम उसका जवाब नहीं देंगे तो हम इसका मतलब हम पीछे जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। अब इन्होंने आरोप लगाया कि साहब 1 साल, ये कांग्रेस को पीछे जाना पड़ेगा ना कि आपने सन 88 में कितने साल बाद फिर आपने देखिए मैं टोकूंगी तो आप कहेंगे कि मैं बोल रही हूँ। आप कांग्रेस से जुड़े जवाब क्यों दे रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। आप कांग्रेस को 2 मिनट के लिए क्यों नहीं हटाते? क्या बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जा सकता? अरे कांग्रेस के आरोप पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उस मैं आरोप उनके जवाब दूंगा। हाँ, उनका आप जवाब दे लीजिएगा। उन्होंने जो कहा उस पर काउंटर करिएगा सर, लेकिन मेरे अपने भी सवाल हैं, उनको भी सुनते जाइए। या आप सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जवाब देने के लिए बैठे हैं? और हर बार जरूरी नहीं कि कांग्रेस ही आपसे सवाल पूछे। उनके भी देने के हैं, मुझे आपके भी जवाब देने हैं, लेकिन जो उनके आरोप है, अगर मैं उन आरोपों से भागूंगा तो निश्चित तौर पर मैं अन्याय करूंगा अपनी पार्टी के साथ। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। लगाएंगे, मैं उसका जवाब न दूं। 1 साल हुआ, अरे 17 साल बाद आप इस थाने। ठीक है सर, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। आपके पास में वापस लौटेंगे, आपकी पूरी बात को विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले आपको सीधा हिमाचल के कुल्लू लेकर चलते हैं, जहां पर आग का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तांदी गांव की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुल्लू के तांदी गांव में भीषण आग की ये तस्वीरें, और आप देखिए आग बुझाने में यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तंग रास्तों की वजह से देरी। और ये तस्वीरें आग की आपको हम दिखा रहे हैं। कुल्लू के तांदी गांव में भीषण आग की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 4 से ज्यादा घर आग की चपेट में हैं और आग फैलती हुई नजर आ रही है, और रास्ता खराब होने के चलते आग बुझाने में यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुल्लू के तांदी गांव से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर 4 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ चुके हैं और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि आग बुझाने में देरी हो रही है तंग रास्तों के चलते। यहाँ पर जो आग बुझाने की गाड़ियां हैं वो फिलहाल नहीं पहुंच पा रही हैं। अब वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ में बने हुए थे। जी सर, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, मैं तो वो आप जवाब दे दिया मैंने उनका, लेकिन मैंने कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित है और आजकल कांग्रेस नेता आधारित है। या नेता ज्यादा हो गए और भाजपा में कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का चुनाव और नेता के चुनाव में अंतर होता है। ये जो चुनाव लड़ते हैं, ये मंगलौर और बद्रीनाथ को इससे लिंक ना करें, क्योंकि स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय में हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में, इसीलिए तो जनता ने 2022 में दोबारा लिया। नहीं तो ये तो भरोसे में रहते, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इनको दिखा दिया ना कि भाई ये मिथक नहीं रहता, ये टूटता है। जनता उस पार्टी के साथ रहती है जो जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है। और आज उत्तराखंड तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि 3 ऐसे कानून जिसको भारत सरकार भी स्वीकार करती है, पूरा देश स्वीकार करता है। जो धामी जी के 3 कानून है, आप देखेंगे नकल विरोधी कानून पूरे भारत में चर्चा का विषय है, यूसीसी पूरे भारत में चर्चा का विषय, धर्मांतरण पूरे भारत में चर्चा का विषय। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति इनके कामों पर भरोसा कर रहा है, धामी जी के कामों पर, वो नगर में हो चाहे वो गांव में हो। तो इस समय स्थानीय निकाय चुनाव है। हमारा कार्यकर्ता उन भावनाओं को लेकर के कि जो हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकारों का आम जनता के साथ, चाहे वो मलिन बस्ती में रह रहा हो उसके भरोसे के साथ, या गरीब बस्ती में कहीं पर रह रहा हो उसके भरोसे के साथ खड़ा रहता है, तो उन आधारों पे हम लोगों के बीच में है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और अब 25 तारीख फिर आपके साथ बैठेंगे, बताएंगे कि कहाँ कांग्रेस दिख रही है, कहाँ बीजेपी है। ठीक है सर, चलिए आपके पास में लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी से यही सवाल, शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस पार्टी की भी स्थितियां यही हैं सर। बहुत सारी आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हम कह सकते हैं पार्टी की, एक
बहुत लंबे वक्त से हर चुनाव में यही देखने को मिला कि पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है, पार्टी में अपने ही नेताओं के बीच लड़ाई है। और ये आम कार्यकर्ताओं की, निकाय चुनाव में तो निकाय प्रतिनिधियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े से बड़े चुनाव में भी हमने देखा है कि टिकट को लेकर लड़ाई हुई है, प्रत्याशियों के बीच गुटबाजी, अंतर्कलह से कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से जूझ रही है। और उत्तराखंड में तो बहुत बुरी हालत है सर, राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड जाना जाता है इस चीज के लिए। तो इस बार निकाय में भी वही स्थिति हो गई, कैसे निपटेंगे आप? पहले पार्टी के भीतर की चीजों को अगर मजबूत करेंगे तो शायद चुनावों में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या इस एंगल से कांग्रेस पार्टी नहीं सोचती, कभी शीर्ष नेतृत्व का समर्थन नहीं मिलता? गरिमा जी, हम कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी जी के विचारों की पार्टी है, हम कोई नाथूराम गोडसे की विचारों की पार्टी नहीं। हमारे यहाँ वाक और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। जिस तरह से हम संविधान पर भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी पार्टी भी संविधान पर भरोसा करती है। हमारे कार्यकर्ता खुली आजादी से अपनी बात रखते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं। वो पार्टी के अंदर भी करते हैं, पार्टी के बाहर भी करते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि फलां व्यक्ति ने धमकी दे दी कि तुझे निष्कासन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है और जो हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमेटी है, कोई एक व्यक्ति हमारे यहाँ टिकट फाइनल नहीं करता है। यद्यपि माननीय प्रदेश अध्यक्ष चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद सीनियर लीडरशिप की एक पूरी कमेटी होती है, 10 से 12 लोगों की कमेटी होती है। वो कई दौर की चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद टिकट फाइनल होते हैं। उस चर्चा के पीछे भी कई तरह के फीडबैक होते हैं, सर्वे होता है, स्थानीय नेताओं की रिपोर्ट होती है, जो स्थानीय हमारे प्रभारी गण होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है। तो ये जो कोई भी आरोप लगाता है वो बेबुनियाद आरोप है। पार्टी ने बहुत तसल्ली से, बहुत सोच समझकर हर सीट पर टिकट दिया है। इसलिए आरपी रतूड़ी साहब और आदरणीय रतनमणि डोभाल जी के आरोप निराधार हैं। सबसे पहली बात, मैं इन दोनों महानुभावों के आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। आपने देखा ना अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे डरे और सहमे थे जब वो बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे थे कि नहीं, मुझे तो कांग्रेस पर बोलना है, कांग्रेस का जवाब देना है। तो बिना कांग्रेस के तो इनका खाना नहीं पचता है। सच्चाई ये है, जब तक ये दिन में 4 बार राहुल गांधी जी को गाली न दे दें, कांग्रेस को न बोल दें, तब तक इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये तो इनका कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, वो तो एक भानुमति का कुनबा सा हो गया है। उसमें कई तरह के लोग सम्मिलित हो गए हैं, कुछ उजाड़ू बल हैं, कुछ किसी तरह के लोग हैं। अब इनमें संघर्ष ये है कि किसको वो टिकट दे, किसको न टिकट दें, दूसरे गोत्र के लोगों को टिकट दें या अपने गोत्र के लोगों को टिकट दें। इनके यहाँ वो सरफुटबल चल रही है। अभी इन्होंने कहा हमने ये कानून कर दिए, तो आदरणीय आरपी रतूड़ी साहब बहुत वरिष्ठ हैं, यूसीसी तो अभी लागू नहीं हुआ है। जो कहते हैं वो एक तरह का जुमला होता है। जितनी बातें ये कहते हैं हिट एंड रन की राजनीति करते हैं, मुद्दे को जनता के बीच में छोड़ते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं। यूसीसी को पिछले 2 साल से ये बुना रहे हैं, हमने यूसीसी लागू कर दिया, यूसीसी लागू कर दिया। मुझे बताइए, क्या उसकी नियमावली आपने तैयार कर दी? क्या वो प्रदेश में लागू हो गया? बिल्कुल लागू अभी तक आपने प्रदेश में नहीं किया है। तो ये केवल लोकतंत्र में छलावा वाला काम कर रहे हैं। और हम आज ही गरिमा जी, आज ही देखिए ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सहकारिता पर आज ही सरकार को फटकार लगाई है, नोटिस इशू किए हैं। पहले भी निकाय चुनाव पर यही हुआ, इनको अवमानना के नोटिस जारी हुए, मुख्य सचिव को नोटिस जारी हुए। लगातार हाईकोर्ट की डांट फटकार के बाद तो ये चुनाव करवाने पर उतरे। शासन का चुनाव इन्होंने नहीं करवाया, सहकारिता का नहीं करवाया, पंचायत के चुनाव सर पर आ गए हैं। और पंचायतों में भी आप देखिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई, वहां उन्हीं को प्रशासक बिठा दिया जिनका कार्यकाल खत्म हो गया। आप कैसे ऐसे संविधान विरुद्ध कार्य करेंगे कि उन्हीं को आपने प्रशासक बिठा दिया? कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में जहां व्यापारी वर्ग त्रस्त है, महिलाएं परेशान है, महंगाई चरम पर है। आप देखिए किस तरह के इन्होंने, चाहे वो शहरों में पानी के टैक्स हों, सीवर के टैक्स हों, बिजली के बिल हों, सब में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। लोग इनसे बहुत परेशान हैं। शहरों के लिए इन्होंने एक बार समाधान योजना निकाली थी। मैं पूछना चाहूंगा क्या हश्र हुआ उस एक बार समाधान योजना का? और गरिमा जी, उस योजना को अगर आप पढ़ेंगे, इन्होंने कहा था कि शहरों में जो किसी के भवन के आसपास जो खाली भूखंड होगा, खाली जमीन होगी, हम उसी को जिसके बगल में होगा उसको आवंटित करेंगे। लेकिन उसमें जो शर्तें दी, उस शर्त में लिख दिया कि वो भूमि नगर पालिका की नहीं होनी चाहिए, वो वन भूमि नहीं होनी चाहिए, वो किसी सरकारी की नहीं होनी चाहिए। तो शहर के बीच में कहां से कौन सी भूमि दे दोगे आप? तो एक बार समाधान योजना भी जुमला साबित हुआ। फिर इन्होंने मलिन बस्ती पे, गरिमा जी हमने कितनी डिबेटें की, मलिन बस्ती के लोगों पर इन्होंने किस तरह का कुठाराघात किया। इनकी जेसीबी वहां पहुंच गई।
हमने जब हरीश रावत जी की सरकार थी हमने उसमें कानून बनाने का काम किया, लेकिन इन्होंने फिर उस पर धज्जियां उड़ाने का काम शुरू किया। इन्होंने लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम शुरू किया। हमने इस पर कई बार डिबेट भी की है। ऐसे इन्होंने हर तबके को, आप देखिए, कर्मचारी इनके राज में बहुत परेशान है। जो कोई परेशान होता है अपनी समस्या को रखने जाता है, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई की धमकी देते हैं। अभी मेरे को बहुत सारे अलग अलग जिलों से फोन आ रहे हैं, जो इनके बागी प्रत्याशी हैं उनको ये ईडी और सीबीआई सर बागी प्रत्याशी तो आपके भी हैं। उनके जो गरिमा जी, उनके जो प्रतिष्ठान है, उनके आगे अब समस्या ये है कि जब मैंने बीजेपी से सवाल पूछा उन्होंने कांग्रेस से जुड़ा जवाब दिया, और कांग्रेस से पूछो तो सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, अपनी बात करने को तो कोई तैयार ही नहीं है। दोनों ही दल, आप दोनों, मैं आपको भी नहीं कह रही, बीजेपी ने भी वही किया। मैंने कहा कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, उनको छोड़कर जवाब दीजिएगा, मगर जवाब वही मिला कि कांग्रेस पार्टी के आरोप है, और आपने भी सेम वही चीज अपनाई। हम चाहते हैं आप अपने बारे में सोचिए सर। बिना कांग्रेस का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हाल तो कांग्रेस का भी वही हो रहा है। हम चाहते हैं, हम बार बार कितनी डिबेट्स में आखिर तक डिबेट वहां पर डाइवर्ट होकर चली जाती है कि कांग्रेस मजबूत हो जाए उत्तराखंड में, कम से कम लोकतंत्र अच्छा लगेगा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और उत्तराखंड में वो उल्टा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपकी स्थिति खराब होती जा रही। लेकिन कांग्रेस खुद के बारे में नहीं सोच रही, बस वो ये सोच रही कोई भी मुद्दा है बीजेपी का बस पकड़ कर विरोध करने लग जाना है। भूमिका विपक्ष की निभाइए, लेकिन तब जब मजबूत होंगे ना तो आपकी बातें, आपका विरोध मजबूती के साथ सामने आएगा। गरिमा जी, हम ये आपके भले की बात है सर। को उठाया है, चाहे वो छात्रों की पिटाई का मामला हो, महिला हिंसा का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो प्रतिपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक पहले विपक्ष तो मजबूत हो, हम ये नहीं कह रहे। मैंने पहले भी कहा कि आपने मुद्दा उठाया, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है सर। यूकेडी के देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में, उनका एक बार फिर से रुख कर लेंगे। देवचंद जी, हाल वही स्थिति होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि मतलब खुद के बारे में पहले पार्टी के दल के मजबूत होने से ज्यादा लोग सिर्फ विरोध करने पर ध्यान दे रहे हैं। यूकेडी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, वो उत्तराखंड की ही पार्टी है, और यही वजह है कि वो उन्हीं मुद्दों को उठाती रही है। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस कमजोर हो रही? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा और मजबूत विपक्ष की तरह काम करना चाहिए? देखिए गरिमा जी, मैं क्यों बोलूं कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए? हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे हाँ। कि हमें मजबूत होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए ये आप भी स्वीकार करेंगे। हाँ, एक चीज है, हाँ, मेरी बात तो 100% डोभाल जी ने कह दी, जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने मेरी बात पर मोहर लगाई, वही करी। तो रही बात, जो बाकी दल ये बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो वास्तव में हम पीछे से ये देख रहे हैं, यहाँ पर तो सत्तारूढ़ दल की बात हमको करनी पड़ेगी, सत्ता में बीजेपी की बात करनी पड़ेगी। पिछले 7 साल से वो बार बार बोलते रहे थे हमने ये किया। स्मार्ट सिटी में आप कह रहे थे कि स्मार्ट भी लोग होंगे, लोग तो स्मार्ट हो गए। जो पान के खोखा लगाते थे वो स्मार्ट हो गए, करोड़पति हो गए। जो बैलगाड़ी चलाते थे वो आज BMW चलाते हैं। तो इनका छोटा से लेकर ऊपर सब कर्मचारी स्मार्ट हो गए, देहरादून सिटी स्मार्ट नहीं हो पाई, और ऐसा ही हाल सब जगह का है। लेकिन ये स्थानीय मुद्दों पर कभी नहीं आए, गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पर नहीं आए, भू कानून के मुद्दे पे नहीं आए, ये क्या नाम बोलते हैं मूल निवास के मुद्दे पे नहीं आए। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस आज भी बोलती है कि 1950 की कट ऑफ डेट हमको नहीं पचती। ऐसे कई मुद्दे उन पर भी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप यूसीसी जब आप लागू करने की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं की, वो गलती हो गई, रतुड़ी जी बोल रहे हैं कि लागू हो गई, अभी तक नहीं की। तो ये यूसीसी जब लागू करोगे तो मूल निवास और भू कानून कैसे करोगे, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ये एक आदमी को शहद और जहर कैसे खिला सकते हैं? तो इस प्रकार के जुमले जो हैं इनके बहुत आए हैं। और अब रही नकल विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून इनका सिर्फ ये है, अपनों को छिपाने का काम किया है। नहीं तो हाकम सिंह आज भी खुलने नहीं सकता अगर नकल विरोधी कानून पर एक्शन लिया होता। क्या पहले ऐसे कानून था हमारे देश में? गरिमा जी, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसा कानून था कि नकल कर सकता है? अगर ऐसा कानून नहीं था तो फिर इस कानून को बोलने का मतलब क्या? अब मैं आपको एक चीज सारांश में बता दूं, इन दोनों का बार वही डोभाल ने बता दिया, इनके पास में विकास का विजन नहीं है, काम के का मुद्दा नहीं है, इसलिए एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से भड़काने का काम हो रहा है। ठीक है। अब उत्तराखंड क्रांति दल बार बार अभी सैनिकों को लेकर, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ युवा लोगों को लेकर के इस जो निकाय चुनाव में आई है,
तो हमें लगता है कि जरूर हमें सफलता मिलेगी। और जो इन्होंने आरोप लगाकर यूपीडी को गर्त में भेजने का काम किया है, उस पर इन पर ये आरोप लगना शुरू हो जाएगा, तब इनको अपनी असलियत मालूम होगी। गरिमा जी, ठीक है, चलिए उम्मीद यही है कि चलिए मंत्रियों विधायकों को जो रूठे हुए लोगों को मनाने का सिलसिला है वो सभी दल अच्छी तरीके से कर पाएंगे और अपनों की नाराजगी दूर करने के बाद किस तरीके से जनता के बीच में परफॉर्म करते हैं और जनता किसका साथ देती है, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बागियों की नाराजगी क्या इस बार दलों को भारी पड़ेगी? निकाय चुनाव में जनता किसका साथ देगी, देखना होगा बहुत अहम। देवभूमि के दंगल में आज होता ही आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।